महाराष्ट्र में आपको लग रहा है कि एक वोट जिहाद, पोलराइजेशन पॉलिटिक्स, ये सब शब्द भी आ रहे हैं, उनका फैक्टर यहाँ चलेगा? मस्जिदों में मुस्लिम समुदाय को बुलाकर कैंडिडेट का नाम लेकर इनको वोट देने का तय हुआ है, आप इनको वोट दीजिए, ये कहा जा रहा है। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि वोट जिहाद कीजिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्होंने एक्सरे की बात कही थी, उन्होंने ये नहीं कहा था कि भाई मैं संपत्ति जाके बंटवा दूंगा। आपने कहा कि मैं सबकी संपत्ति का एक्सरे करूंगा, कैसे करोगे भाई? कौन सी मशीन है आपके पास? जाकर गिनोगे ना, एक एक आदमी की संपत्ति तो देखोगे ना, उसके घर जाके देखोगे ना, उसका लॉकर भी देखोगे, उसके पास क्या है ये भी देखोगे, तो ही एक्सरे होगा ना। आजकल उद्धव ठाकरे ये क्यों कह रहे हैं कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो पाकिस्तान में पटाखे फोड़े जाएंगे? उद्धव ठाकरे जी ये पेपर टाइगर है। इस देश में एक प्रधानमंत्री है जिसने दिखा दिया दुनिया को कि हम घुसकर मार सकते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में अगर इस वक्त कोई स्टेट सबसे ज्यादा उलझा हुआ है, जहां पर हर तरह का ड्रामा है, जहां धोखा है, जहां पर फैमिली इमोशंस हैं और आरोप प्रत्यारोप हैं और गुत्थी इतनी उलझी हुई है कि पोलस्टर्स से लेकर पत्रकार तक और यहां तक कि राजनेता तक सबसे ज्यादा परेशान हो चुके हैं, वो है महाराष्ट्र की महाभारत। और महाभारत महाराष्ट्र की हो, उसे सुलझाने के लिए हमारे पास महाराष्ट्र की राजनीति के पोस्टर बॉय और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम इस वक्त देवेंद्र फडणवीस जी मौजूद हैं चुनाव जलसे में। हमें ये गुत्थी समझ में नहीं आ रही है, आप लोगों को तो मैनेज करनी है, एक नहीं, दो नहीं, तीन पार्टी के कैडर। 48 सीटों पर आप ग्राउंड पर गए होंगे, क्या रिपोर्ट निकल कर आ रही है आपके पास? देखिए, जो बाहर से देखता है उसके लिए तो कन्फ्यूजन है ही, क्योंकि अगर हम पिछला चुनाव देखें तो कौन किसके साथ था और अब कौन किसके साथ है, ये तो एक बाहर से देखने वाले को कन्फ्यूजन है। लेकिन लोगों के मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लोगों ने इसको दो ही भागों में बांटा है, मोदी जी के साथ और मोदी जी के खिलाफ। जो मोदी जी के साथ है जनता उनके साथ है, जो मोदी जी के खिलाफ है जनता उनके खिलाफ है। और मेरा अपना मानना है, मैं ग्राउंड पर लगातार घूम रहा हूँ, तो लोगों ने महाराष्ट्र में ये मन बना लिया है कि मोदी जी के साथ जाना है। 48 में से भी कितनी सीटें आपको लग रहा है कि हाँ भाई देखिए इतना तो मेरा सर्वे कहता है? मेरा अपना मानना ये है कि हम पिछले समय 41 सीटें चुनकर आए थे, तो जो ग्राउंड रियलिटी मुझे दिखाई पड़ रही है, हमने उससे आगे जाना चाहिए, पीछे तो नहीं आना चाहिए। लेकिन आप, ये रिपोर्ट आपकी है जी, अब जी। मैं आपके सामने रिपोर्ट रख देती हूँ शरद पवार जी की। वो कह रहे हैं कि 50 से 60% सीट तो उनके खाते में आने वाली। शरद पवार जी जब अपने पीक पर थे उस समय भी उनकी पार्टी को 8 सीटें मिली थी महाराष्ट्र में, उससे आगे वो कभी गए नहीं है। और पिछले कुछ समय से 2 या 4 सीटें उनको मिल रही है। इसलिए मुझे लगता नहीं है कि उससे बहुत आगे, मतलब उनके बढ़ने के लिए कोई सर्कमस्टांसेस है, ऐसी परिस्थिति तो नहीं है। और उद्धव ठाकरे तो कह रहे हैं कि भाई इस बार आपका तो पत्ता साफ हो जाने वाला है, जनता की सहानुभूति उनके साथ है, जनता उनके साथ है, अब आपके झांसे में नहीं आएंगे। वो तो हमको तड़ीपार करने की बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि कम से कम इस कारण से उद्धव जी लोगों में जाने लगे, मुझे इस बात की खुशी है। नहीं तो ड्राइंग रूम की राजनीति करने वाले उद्धव जी थे, अब मजबूरन लोगों में जाना पड़ता है। अब जिसको हम हिंदी में कहते हैं दाल आटे का भाव समझना, वो थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में लोगों ने ये समझा है कि शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जिस दिन मुझे कांग्रेस के साथ जाना पड़ेगा उस दिन मेरी शिवसेना की दुकान में बंद कर दूंगा। और उसी कांग्रेस के साथ अब उद्धव जी गए हैं, तो मैं ऐसा मानता हूं कि बाला साहब जी के संपत्ति के उत्तराधिकारी वो है, लेकिन विचारों के उत्तराधिकारी एकनाथ शिंदे अब वो नहीं है, इसलिए जनता उनको साथ नहीं देगी। आपने बाला साहब ठाकरे का जिक्र किया है। ठाकरे साहब की जो शिवसेना थी, जब पाकिस्तान का मुद्दा आता था, आतंकवाद का मुद्दा आता था, तो जिस तरह की गर्जना वहाँ से सुनाई देती थी, अब कसाब आ गए हैं, उनकी पैरवी करने वाले लोग आ गए हैं और पाकिस्तान भी आ गया है और उद्धव ठाकरे चुप हैं। देखिए, इतना ही नहीं है, अभी तो उद्धव जी के कार्यकर्ता अपने गले में उनकी सेना के पटके डाल डालकर टीपू सुल्तान की जय कहते। अभी उनके कार्यकर्ता उर्दू में कैलेंडर छापकर
जिनको पहले हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे कहा जाता था, अब ये सारी चीज़ें निकल गई और जनाब बाला साहब ठाकरे कह रहे। आज तक बाला साहब ठाकरे और उद्धव ठाकरे किसी भी सभा को संबोधित करते समय कहते थे मेरे तमाम हिंदू बहनों भाइयों और माताओं। अब उन्होंने उसमें से हिंदू निकाल दिया, अब हिंदू नहीं कहते वो। तो कुल मिलाकर वो सूडो सेक्युलरों की लाइन में जाकर बैठे। आजकल उनके लिए फतवे निकल रहे हैं, उनके कैंडिडेट्स के लिए फतवे निकल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, इस मुंबई पर जिस कसाब ने हमला किया और सैकड़ों मुंबईकरों को मार दिया और हमारे शहीद हेमंत करकरे जी को जिस कसाब ने मारा, अब कांग्रेस के विपक्षी नेता कहते हैं कि कसाब तो बेकसूर है। उनका निजी बयान नहीं, पाकिस्तान की भाषा वो कहते हैं। और उसके बाद 3 दिन हो गए, उद्धव ठाकरे जी के मुंह से शब्द नहीं निकलता। मैं तो पूछना चाहता हूँ उद्धव ठाकरे जी, बताइए, आप बताइए इसके ऊपर आपकी प्रतिक्रिया क्या है और किस निजी बयान की बात कर रहे हो। निजी बयान 3 दिन बाद आपको याद आता है निजी बयान है। 3 दिन बाद जब पूरी दुनिया टूट पड़ती है तो कहते हैं निजी बयान है। मैं तो ये कहूँगा अभी बिल्कुल 2 गुट बन गए। हम सब लोग ये उज्जवल निकम के साथ है और ये सारे लोग अजमल कसाब के साथ है। लेकिन वो तो कह रहे हैं उज्जवल निकम ने भी तो झूठ बोला था भाई। बिरयानी तो कसाब ने कभी मांगी नहीं थी, उज्जवल निकम साहब ने खामखा बिरयानी खिला के चुनावी मुद्दा बनवा दिया था। नहीं, मैं तो पूछना चाहता हूँ भाई, उज्जवल निकम साहब ने बिरयानी के बारे में कब बोला या बिरयानी मांगी कि नहीं मांगी, इसका क्या सबूत है उनके पास। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ 2008 की घटना है। 2008 से लेकर 2014 तक देश में भी कांग्रेस की सरकार, प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार। उस समय ये सारी चीज़ें याद नहीं आई। उस समय इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने इनको नहीं बताया अगर ऐसे कोई चीज़ थी तो। दोनों जगह इनकी सरकार थी। अब ये सारी चीज़ें वो ला रहे, ये सारी चीज़ें लाकर उनको ये लगता है कि वो पोलराइजेशन कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता। पोलराइजेशन का आरोप तो बीजेपी पर लगता है कि जैसे ही चुनाव आते नहीं हैं आप सबसे पहले हिंदू मुसलमान उठा लेते हैं, पाकिस्तान उठा लेते हैं, और इस बार भी वही सब हो रहा है। देखिए, अगर सामने से इस प्रकार की बातें होगी तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। शुरुआत हमने नहीं की। शुरुआत किसने की? शुरुआत की कांग्रेस के घोषणा पत्र ने। अगर वो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट घोषणा पत्र तैयार करेंगे और अगर उनके पूर्व प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहेंगे हाँ मेरा आज भी मानना है कि देश के रिसोर्सेस पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, वापिस कहा उन्होंने, तो उसको जवाब तो देना पड़ेगा। हमारा सीधा मानना है देश के रिसोर्सेस पर पहला अधिकार गरीबों का है। हमने कभी नहीं कहा, किसी जाति धर्म की बात नहीं की। लेकिन कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं मुस्लिम शब्द नहीं, अल्पसंख्यक है भाई। नहीं, देखिए उनके इसमें अल्पसंख्यक है, लेकिन बोलते समय तो उन्होंने कहा ना अल्पसंख्यक का मतलब मुस्लिम। ये तो स्वयं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कह दिया। उनको जब पूछा कि अल्पसंख्यक के मायने क्या, उन्होंने कहा मुस्लिम। मैं तो खुलकर कहता हूँ मुस्लिम। अब वो तो कोई छोटे नेता तो है नहीं। तो अगर वो हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, अगर वो पोलराइजेशन की बात करेंगे तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा। उसके बाद अचानक से चुनाव में एंट्री हो जाती है मुसलमानों की, ज्यादा बच्चों की, मंगलसूत्र की, तो उसकी नौबत क्यों आ गई? देखिए, जब जब जिस समय जो विषय सामने आएगा उस समय वो विषय रखा जाएगा। अब देखिए, जिस प्रकार से रिसोर्सेस को बांटने की बात, देखिए इक्विटी की बात कोई करे तो समझा जा सकता है, लेकिन जिस प्रकार से रिसोर्सेस के बांटने की बात कांग्रेस पार्टी ने की और उसके बाद फिर उनके एक नेता का बयान आता है 55% इनहेरिटेंस टैक्स विदेशों में है, भारत में हम लगाएंगे। उसके बाद उनके प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई मुसलमानों को देना चाहिए, उनका पहला अधिकार है। ये सारी चीजें कोरिलेट हो रही है। कांग्रेस कह रही है कि आप क्या है कि एक नेता का बयान आता है, वो उन्होंने सिर्फ एक अपनी निजी एक टिप्पणी करी थी और जो ये बयान है। अरे भाई, सारी ऐसी निजी टिप्पणियां कैसे होती है? वो कह रहे हैं उनके मैनिफेस्टो में तो कहीं नहीं लिखा। उनका तो कहना ये, देखिए उनकी क्या है, वो सारी चीजें अपीजमेंट की कर लेंगे और जब उनके ऊपर अटैक होगा तो कहेंगे निजी टिप्पणी है।
ऐसे थोड़ी निजी टिप्पणियां होती है। ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्होंने एक्सरे की बात कही थी, उन्होंने ये नहीं कहा था कि भाई मैं संपत्ति जाके बंटवा दूंगा, या प्रियंका गांधी कह रही हैं कि भाई मंगलसूत्र की कीमत उनकी मां से ज्यादा कौन समझ सकता है। देखिए, ये जुमलेबाजी बंद करिए। मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, इसमें कोई मतलब नहीं है। आपने संपत्ति बांटने की बात कही, आपने इनहेरिटेंस टैक्स की बात कही, आपने रिसोर्सेज पे पहले अधिकार मुस्लिमों का, ये सारा कहा, आपने एक्सरे की बात करी। ये सारी चीज़ों को जोड़कर क्या बनता है? यही बनता है जो हम लोग कह रहे हैं। आपने कहा कि मैं सबकी संपत्ति का एक्सरे करूंगा। कैसे करोगे भाई? कौन सी मशीन है आपके पास? जाकर गिनोगे ना, एक एक आदमी की संपत्ति तो देखोगे ना, उसके घर जाके देखोगे ना, उसका लॉकर भी देखोगे, उसके पास क्या है ये भी देखोगे, तो ही एक्सरे होगा ना। नहीं तो कैसे एक्सरे होगा? ऐसी तो कोई मशीन बनी नहीं है कि ऊपर से वो राहुल गांधी जी की जो एक वीडियो चलती है, सही है गलत है मुझे पता नहीं, लेकिन वो इधर से ये डालो तो उधर से वो निकले, इस प्रकार से। हाँ, आलू सोना जो भी हो, मैं उसके ऊपर जाना नहीं चाहता। ऐसा तो कोई मशीन बनी नहीं है कि आप एक्सरे कर लोगे। इसका मतलब है आप लोगों की संपत्ति को गिनना चाहते हो, उनके ऊपर इनहेरिटेंस टैक्स लगाना चाहते हो, वो पैसा जमा करना चाहते हो, और बाद में रिसोर्सेस पर पहला अधिकार आप कहते हो कि मुसलमानों का, उनको बांटना चाहते हो। ये तो आपकी जो मंशा है, अल्ट्रा लेफ्टिस्ट एजेंडा जो आपका है, ये सामने आ रहा है। आजकल उद्धव ठाकरे ये क्यों कह रहे हैं कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो पाकिस्तान में पटाखे फोड़े जाएंगे, और आपकी सरकार जो है डरपोक सरकार है? देखिए, उद्धव ठाकरे जी ये पेपर टाइगर है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक आंदोलन नहीं किया, ये एक बार भी जेल नहीं गए, ये कभी धरने पर नहीं बैठे, इन्होंने कभी ज़िंदगी में नारे भी नहीं दिए। और ये क्या बात कर रहे हैं पाकिस्तान की? अरे भाई, इस देश में एक प्रधानमंत्री है जिसने दिखा दिया दुनिया को कि हम घुसकर मार सकते हैं, और उसके बाद पाकिस्तान की भी हिम्मत नहीं हुई। और आप जिन्होंने ज़िंदगी में मच्छर नहीं मारा, वो बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। अगर हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे कहते तो हम बात को मानते, तो जिन्होंने मच्छर नहीं मारा अपनी ज़िंदगी में, वो क्या बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं पाकिस्तान को तो आप सुनाते हैं, लेकिन चीन से, वो कह रहे हैं चीन से आप लोग डर जाते हैं, और बाकायदा चीन के लिए उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है चीन को लेकर। देखिए, उद्धव ठाकरे जी को इस बारे में कुछ समझता नहीं है। आपको अगर ऐसा लगता होगा कि उनको ये सारी राजनीति समझ, उनको कुछ नहीं समझता। राजनीति नहीं आती उन्हें। इस प्रकार की ये जो मतलब फॉरेन पॉलिसी या जो जियो पॉलिटिक्स है, इसमें कुछ नहीं समझता उनको। आज देखिए, जिनके साथ वो बैठे, जिनके साथ, कांग्रेस के साथ, उस कांग्रेस ने देश की हजारों एकड़ जमीन चीन को दे दी, हजारों एकड़ जमीन उनके साथ बैठे, और जिन्होंने 1 इंच जमीन चीन को देने नहीं दी, 1 इंच जमीन। और हमारे सैनिकों ने ऐसा मुकाबला किया कि चीन को पीछे हटना पड़ा। और इतना ही नहीं, पहली बार हमारे देश के इतिहास में पहली बार हमने डोकलाम के समय अपनी सीमाओं से बाहर जाकर चीनियों को रोका है। ये मोदी जी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। चीन से डरने वाले उनके साथ बैठे हुए, चीन से पैसा लेकर पार्टी चलाने वाले उनके साथ बैठे हुए, चीन से पैसा लेकर चीनियों की बात करने वाले उनके साथ बैठे हुए हैं। उनको तो शर्म आनी चाहिए, ऐसे चीनियों के पैसे पर पलने वाली पार्टी के साथ वो बैठे हुए हैं। पर वो तो कहते हैं भाई मजबूरी उनकी रही क्योंकि आपने धोखा दे दिया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो दगाबाज हैं, उन्होंने अपने वादे से आप मुकर गए। देखिए, ये पूरे देश को पता है कि कुर्सी के लिए उद्धव ठाकरे ने हमारी पीठ में खंजर घोंपा है, क्योंकि पहले दिन से तय था मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा। सारे भाषणों में उनके सामने कहा गया, उन्होंने भी ये कहा कि मेरे नेतृत्व में चुनाव चल रहा है, और उसके बाद कुर्सी के लिए उन्होंने अलायंस को तोड़ दिया। वो दगाबाज है, उन्होंने दगाबाजी की है, बेईमानी की है, और ये बेशर्मी है कि इतनी दगाबाजी करने के बाद दूसरे को दगाबाज कहना, इसको बेशर्मी कहते हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि बंद कमरे में बात हुई थी, आप तो बाहर बैठे हुए थे, अमित शाह और उनके बीच में बात हुई थी, 2.5 साल का फॉर्मूला था, और आप बाद में फॉर्मूले ऐसा है, अभी आपको बता ही देता हूँ। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की जब अमित शाह जी उनके घर में आने वाले थे कि देवेंद्र जी, आप अमित शाह जी को कहेंगे मुझे उनके साथ 10-15 मिनट अलग से बात करनी है।
मैंने कहा क्या बात करनी है आपको? मैं ज़रूर कहूँगा उनको। उन्होंने कहा बस मुझे दिल की बात कहनी है कि भाई अभी आगे ऐसा नहीं होना चाहिए, पिछले समय अपने बीच बहुत दूरियां हो गई और हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिए, अभी अपने को साथ रहना है। तो मैंने स्वयं अमित भाई से ये बात की, मैंने कहा वो चाहते हैं कि 10-15 मिनट आपसे अलग से बात करना। तो अमित भाई ने कहा ठीक है। उसके बाद कमरे में अलग से बैठे, मुझे बुलाया, वापस बातचीत उसी कमरे में हुई। उस कमरे में बातचीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहेंगे उसकी भी बातचीत हुई। उस समय ये भी तय हुआ कि अमित भाई और वो प्रेस में कुछ नहीं बोलेंगे, जो बोलना है मैं अकेला बोलूँगा। तो ये बिल्कुल सिरे से झूठी बात कहते हैं, मैंने इतने झूठे लोग कभी देखे नहीं। अच्छा, ये बताइए कि आपका एक वायरल हो रहा है एक वीडियो, सोशल मीडिया का ज़माना है, उसमें आप बच नहीं सकते, जो पहले कहा है वो घूम फिर के लौट कर आएगा ही। अजीत दादा चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग, और उसके बाद अजीत पवार अब इतने खास हो गए, इतने प्यारे हो गए, ये कैसे हो जाता है राजनीति में? देखिए बात आपकी सही है, 2012 का वीडियो है जिस समय मैं प्रदेश का अध्यक्ष था और मैं एक विधायक था, और उस समय मैंने निश्चित रूप से अपने भाषण में ये बात कही थी। लेकिन उसके बाद बहुत समय निकल गया है और अजीत दादा के ऊपर जिस प्रकार के आरोप भी लगे हुए थे, उसमें से कुछ आरोपों में उनको मतलब एक प्रकार से कोर्ट ने बरी कर दिया या चार्जशीट में उनका नाम नहीं गया है। और ये सारी चीज़ें आज जो हुई है, मैंने तो पहले दिन कह दिया कि जो शिवसेना है, ये शिवसेना हमारा इमोशनल अलायंस है, शिवसेना का और हमारा, और एनसीपी के साथ हमारा स्ट्रैटेजिक अलायंस है। वो इमोशनल नहीं है, हो सकता है 10 साल बाद इमोशनल हो जाए, ये स्ट्रैटेजिक अलायंस है। जिस समय राजनीति में आपकी पीठ में खंजर घोंपा जाता है और जिस समय आपको समाप्त करने की कोशिश होती है, उस समय राजनीति में जिंदा रहना पड़ता है, और फिर जो साथ आता है उसको साथ में लेकर जिंदा रहना पड़ता है। और केवल अजीत दादा की बात नहीं है, हमारे साथ तो शरद पवार जी ने बातचीत की थी और 3 बार बातचीत की थी, और शरद पवार जी 3 बार हमारे साथ आए और ऐन वक्त पर पीछे हट गए और अजीत दादा को सामने कर दिया। और मैं एक चीज़ का क्रेडिट अजीत दादा को दूंगा कि जिस समय पवार साहब पीछे हट गए, उस समय अजीत दादा ने कहा कि नहीं, बातचीत हुई है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। यानी जो आपकी 80 घंटे की सरकार थी, उसके भी विलन अजीत पवार नहीं थे, आप कह रहे हैं? उसके विलन भी शरद पवार थे? अजीत पवार 100% नहीं थे। कौन सी मजबूरियां आती गई कि इतने रिश्ते तल्ख हो गए? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि उनका अहंकार और उनकी अति महत्वाकांक्षा, ये 2 चीज़ों के कारण ये सारी चीज़ें हुई। आप देखिए 2014 में 4 सीटों के लिए उन्होंने अलायंस तोड़ा। हम उनको कह रहे थे आप 147 लड़िए, हम 127 लड़ेंगे। वो कहते थे हम 151 से नीचे नहीं लड़ेंगे, और उसके कारण अलायंस टूटा। हमको तो उसका फ़ायदा हुआ। अलायंस टूटने के बाद हमारी ताकत हमको पता चली, क्योंकि हम लोग तो 122 चुन कर आए, वो 65 ही चुन कर आए। उसके बाद भी हमने उनको साथ में लिया। लेकिन सरकार में रहना, रोज गाली देना, सरकार में रहना, रोज मोदी जी के बारे में उल्टा सीधा लिखना, मोदी जी के लिए उस समय जितनी खराब बातें कांग्रेस नहीं करता था, उतनी खराब बातें ये लोग करते थे। इसलिए हमारे में दूरियां बढ़ी। लेकिन बाद में उन्होंने भी पैचअप किया, हमने भी पैचअप किया, लेकिन उन्होंने स्ट्रैटेजिक पैचअप किया था। उन्होंने मन में कुछ और चल रहा था। हाँ, मन में कुछ और चल रहा था। उन्होंने पहले से तय कर लिया था, पहले से उनकी बातचीत शरद पवार जी से हो गई थी। और चुनाव में हम लोगों को ये ध्यान में नहीं आया, चुनाव के बाद जब हमने एनालिसिस किया तो ध्यान में आया कि इनका पहले से तय था कि जहाँ कांग्रेस के सामने बीजेपी लड़ रही है, वहाँ पर जहाँ कांग्रेस के सामने शिवसेना लड़ रही है, वहाँ शरद पवार जी उनको मदद करेंगे। समझ गए। और जहाँ बीजेपी के सामने शरद पवार जी लड़ रहे हैं, वहाँ शिवसेना उनको मदद करेगी। ऐसा डायरेक्ट मदद एक दूसरे को। वो कह रहे हैं कि जो काम का नहीं वो राम का नहीं। आप खुद को राम का बताते हैं, वो तो कह रहे हैं आप राम के नहीं हैं क्योंकि आप काम नहीं करते। देखिए, पहली बात तो यह है, मैं उद्धव ठाकरे जी को सवाल पूछना चाहता हूँ। 25 साल मुंबई पर आपने राज किया, एक काम दिखाइए, एक मुंबई के लिए किया हुआ एक काम। आप राज्य के मुख्यमंत्री रहे, आप एक प्रोजेक्ट दिखाइए जो आपने किया हुआ है। मैं 5 साल मुख्यमंत्री था, मुंबई में ट्रांस हार्बर लिंक, मुंबई की मेट्रो, मुंबई का कोस्टल रोड, मुंबई का एयरपोर्ट, मुंबई के एसटीपी, मैं
50 काम ऐसे जो पाथ ब्रेकिंग काम है, पाथ ब्रेकिंग, जिसने मुंबई की शक्ल को बदल दिया, ये हमने करके दिखाया। तो इसलिए काम के बारे में तो उन्होंने बोलना ही नहीं चाहिए। और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, भाई उनका क्या संबंध राम से? अरे भाई वो तो हिंदुत्व की नहीं, पार्टी अभी है। समझ लीजिए, कार सेवा में गए थे क्या? कोई गया था? एक नाम बताइए। मैं गया था कार सेवा में, देवेंद्र फडणवीस गया था कार सेवा में, और तीनों कार सेवा में गया। एक नाम बताइए। नाम एक। शिवसेना के उद्धव जी के साथ जितने नेता आज है, उद्धव जी सहित, एक नाम बताइए कार सेवा में गए? नहीं गए। ये क्या राम की बात करते? ये पेपर टाइगर है भाई, आप समझ लीजिए, आप दिमाग से निकाल दीजिए, पेपर टाइगर है ये। तो जो हिंदुत्व और शिवसेना के इर्द गिर्द घूमता रहता है वो सिर्फ बाला साहब ठाकरे तक था। सिर्फ बाला साहब ठाकरे। ये इनका हिंदुत्व से कोई संबंध नहीं है। ये फेक हिंदुत्ववादी है। पाकिस्तान को लेकर एक बार फिर से चुनाव में पाकिस्तान आ गया है। फारूक अब्दुल्ला साहब के भी बयान आ रहे हैं, आपने सुना होगा। तो वो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान ने कोई चूड़ियां थोड़ी पहनी हुई हैं। अरे भाई फारूक अब्दुल्ला जी, किस पाकिस्तान की आप बात कर रहे हो? कटोरा लेके घूमने वाला पाकिस्तान है। और पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी, ये जो बात वो कह रहे हैं, उनको शायद भारत की क्षमता का पता नहीं है। अभी तो पाकिस्तान के गुणगान गाना बंद कर दो। मुझे बहुत दुख होता है जब इतने सीनियर नेता पाकिस्तान का गुणगान गाते हैं। शायद उनको पता नहीं है, फारूक अब्दुल्ला जी को। आज पाकिस्तान की भी मीडिया रोज कंपेयर करती है कि हम कहाँ रह गए, एक ही दिन दोनों स्वतंत्र हुए थे, हम कहाँ रह गए और भारत कहाँ पहुंच गया। आज पाकिस्तान में भी मोदी जी की तारीफ होती है, भले हमारे दुश्मन होंगे, लेकिन वो कहते हैं देखो मोदी जी कहाँ पर लेकर गए भारत को। पाकिस्तान में तो राहुल गांधी की भी तारीफ होती है। हाँ, राहुल गांधी की तारीफ, यानी पाकिस्तान के नेता राहुल गांधी की तारीफ करते हैं। वहाँ की जनता कहती है कि मोदी जी जैसा नेता हमको चाहिए, और वहाँ के नेता कहते हैं भाई मोदी जी को हटाओ, राहुल गांधी को लाओ, ताकि वापस हमारी राजनीति की दुकान चालू हो जाए। तो राहुल गांधी आएंगे तो चीन और पाकिस्तान को फायदा होगा। देखिए, राहुल गांधी आएंगे, ये बात ही करने में कोई मतलब नहीं, वो आने ही नहीं वाले। जो आ ही नहीं सकते उनके लिए क्यों हम बातचीत करें? उनके आने से क्या होने वाला और क्या नहीं होने वाला है। मतलब आप सिरे से नकार रहे हो? 100%। तो किसी को तो विपक्ष में रखेंगे, क्योंकि ये तो आरोप लग रहे हैं बीजेपी पे कि भाई वो विपक्ष खत्म कर देती है, या तो अपने में मिला लेती है या पूरी तरह खत्म कर देती है। ये हम सभी के लिए बहुत अनफॉर्चुनेट इस प्रकार की परिस्थिति है कि एक ऐसा विपक्ष आज हमको देश में दिखाई पड़ता है जिसको ना देश से कोई लेन देन है, ना समाज से कोई लेन देन है, जिसको कोरी राजनीति करनी है। कोरी राजनीति विपक्ष होना चाहिए, और वो भी सुलझा हुआ विपक्ष होना चाहिए। वो तो कहते हैं कि भाई हम लोग तो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप आएंगे सत्ता में तो संविधान को खतरा बता रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री संविधान के रक्षक है। और सबसे बड़ी बात, ये जो फेक नैरेटिव चलाने वाले लोग हैं, ये जो झूठ बोलने वाले लोग हैं, इनको भी ये पता है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने कहा है कि हमारे संविधान का बुनियादी ढांचा बदला नहीं जा सकता, संसद को भी उसका अधिकार नहीं है। फिर भी ये सारे के सारे लोग रोज झूठ बोलते। मैं इनको सवाल पूछना चाहता हूँ, 1975 में आपने संविधान को 2 साल अलमारी में बंद करके रखा था और अपनी मनमानी की। संविधान में जिस प्रकार के संशोधन आपने उस समय किए, क्या आपने संविधान को बचाने का विचार उस समय नहीं रखा था? उस समय कहाँ गया था आपका ये विचार? या फिर आज गोवा में उनके एक उम्मीदवार जब कहते हैं कि गोवा में भारत का संविधान नहीं लागू होना चाहिए, तो उसके ऊपर वो पूरा मुंह बंद करके बैठे हुए। चन्नी, आप जानते ही होंगे, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये जो हमले हो रहे हैं पुंछ में, अभी जो कुछ हुआ, ये वास्तव में नहीं हो रहे हैं, बल्कि सिर्फ बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए जब भी चुनाव होते हैं तो ऐसे स्टंट किए जाते हैं, जैसा पिछली बार। मुझे लगता है इससे बड़ी बेशर्मी दूसरी है ही नहीं। और ये देखिए, इसका जवाब तो मैं 1 मिनट में दे दूंगा, लेकिन मुझे दुख उन लोगों के लिए जो शहीद हुए, जिन्होंने देश के लिए लड़ते लड़ते शहादत दी, उनके लिए मुझे दुख है। उनके लिए मेरे मन में टीस है कि ये राजनीति में कितने नीचे गिर गए कि शहीदों का अपमान करते। शर्म आनी चाहिए इनको। महाराष्ट्र में आपको लग रहा है कि एक वोट जिहाद, पोलराइजेशन पॉलिटिक्स, ये सब शब्द भी आ रहे हैं, उनका फैक्टर यहाँ चलेगा? देखिए, मुझे पहली बार
ये दिखाई पड़ रहा है कि अभी कुछ वीडियोस मेरे पास भी, आपको चाहिए तो मैं आपको भी देता हूँ। कांग्रेस और इंडी अलायंस, मतलब कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी, इनके लिए सीधे मस्जिदों से वोट मांगे जा रहे हैं। अच्छा। और मैं आपको अभी वीडियो, आपको चाहिए तो अभी दे देता हूँ, आप दिखाइए वो वीडियो। और सीधे सीधे मस्जिदों में मुस्लिम समुदाय को बुलाकर कैंडिडेट का नाम लेकर इनको वोट देने का तय हुआ है, आप इनको वोट दीजिए, यह कहा जा रहा है। ये कौन सा सेकुलरिज्म है? और अगर इस प्रकार से पोलराइज करके, और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि वोट जिहाद कीजिए, तो ये रियलिटी है, मतलब रियलिटी है। मैं तो आपको वीडियोस देना चाहता हूं, मैं आज आपको दूंगा, आप दिखाइए। तो क्यों बीजेपी इतना सब कुछ करने के बावजूद भी, पसमानदा मुसलमानों के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए तमाम काम करने के बावजूद भी क्यों उन्हें अपनी तरफ करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे? कुछ तो आपको भी इंट्रोस्पेक्ट करना होगा। मैं इतना ही कहता हूं कि एक संक्रमण की अवस्था है, अभी भी डर फैलाकर उनको दिग्भ्रमित किया जाता है। बहुत साल नहीं फैला पाएंगे, और 5 साल फैलाएंगे, पर मुसलमानों को भी एक दिन ये ध्यान में तो आएगा कि हमारा इस्तेमाल वोट बैंक जैसा किया। क्योंकि जिस दिन मुसलमान समझदारी से काम लेंगे तो देखेंगे कि 70 साल हमने आग बंद करके इनको वोट दिया, इन्होंने हमको क्या दिया, कहाँ पहुँचा इन्होंने हमको? भाई मेरे लिए एक ही जात और एक ही धर्म है, वो गरीब, बाकी तुम्हारी पूजा पद्धति क्या है इससे मुझे लेन देन नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनको पीछे मुड़कर देखने के बाद ये चीज़ें ध्यान में आएगी। लेकिन फिर मोदी जी के ही बयान आ जाते हैं, ज़्यादा बच्चे, घुसपैठिए, तो फिर थोड़ा डिस्ट्रस्ट भी तो हो जाता है इस तरह के बयानों से। भाई ये बयानों को आप एक्सक्लूजन में नहीं देख सकते। अच्छा, ये बयान का पर्सपेक्टिव देखिए, और वो सही पर्सपेक्टिव है। और क्यों नहीं घुसपैठियों पर बोलेंगे? अगर ममता बनर्जी या उस जमाने में लालू प्रसाद यादव अगर बिहार में और बंगाल में वहाँ का जो पॉपुलेशन की डेमोग्राफी है उसको बदलने के लिए बांग्लादेशियों को ला ला कर बैठाएंगे और उनको सारी सुविधाएं देंगे, तो क्यों उस पर बात नहीं होगी? होगी उसके ऊपर बात। और हम कहेंगे भाई हमारे देश के मुसलमानों का भी हक तो छीन रहे ना। वो जब आके वहाँ बैठ रहे हैं तो क्या केवल हिंदुओं का हक छीन रहे? हमारे देश के मुसलमानों का भी हक छीन रहे, तो उसके ऊपर बात तो होगी। आपने कहा था मैं समंदर हूँ, लौट कर आऊँगा, आप लौट कर आए और काफ़ी तूफान मचा कर लौट कर आए, काफ़ी तोड़फोड़ करके लौट कर आए। तो अब कुछ ही दिनों में स्टेट इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो इस बार देवेंद्र फडणवीस जी किस रोल में लौट कर आना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अपना निर्णय हम नहीं करते। इच्छा, आपके मन की इच्छा। मेरे शो का नाम चुनाव दिल से है, तो दिल से बता दीजिए। देखिए, मैं दिल से आपको कह रहा हूँ, इच्छा राजनीति में कोई मायने नहीं रखती। राजनीति में जो इच्छाओं पर जीते हैं वो दुख पाते हैं, जो रियलिटी में जीते हैं वही राजनीति ठीक से करते हैं। मैं रियलिटी में जीने वाला आदमी हूँ, मेरी पार्टी मेरा रोल तय करेगी, जो रोल तय करेगी वो मुझे मंजूर है। चलिए, बस आखिर में एक छोटा सा, एक रैपिड फायर, एक छोटा सा है, उसको हम खत्म करते हैं। आपकी नज़र में महाराष्ट्र का बेहतर सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे या देवेंद्र फडणवीस? देखिए, अपने बारे में मैं क्यों बोलूँ, मेरे बारे में तो किसी और को पूछ लीजिए, पर मैं इन दोनों में 100% ये कहूँगा कि एकनाथ शिंदे इज अ बेटर सीएम। देवेंद्र फडणवीस जी की पसंद है महाराष्ट्र की राजनीति या दिल्ली की सत्ता? महाराष्ट्र की राजनीति। एक लीडर के तौर पर उद्धव ठाकरे या राज ठाकरे? देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि उद्धव ठाकरे लीडर है ही नहीं, लीडर तो राज ठाकरे है। अजीत पवार या शरद पवार, आपकी पसंद कौन नेता के तौर पे? अजीत पवार जी हमारे साथ है, मैंने तो शरद पवार जी के साथ कभी काम नहीं किया। भरोसा है इस बार अजीत पवार जी पे? पूरा। बीजेपी का चुनावी मुद्दा क्या है? विकास, मंगलसूत्र, हिंदू मुस्लिम, इनहेरिटेंस टैक्स, मोदी की गारंटी, रोजगार या महंगाई? विकास और मोदी की गारंटी। इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा आपकी नजर में कौन है? राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव? मुझे कभी कभी लगता है कि अगर इंडी गठबंधन चुनकर आएगा तो उनका नेता तय करने के लिए म्यूजिकल चेयर करनी पड़ेगी। ओके। और म्यूजिकल चेयर में जो चेयर पे बैठेगा वो नेता बनेगा, बाकी एक दूसरे को नेता तो मानने वाले हैं नहीं। तो और इनमें से कोई भी देशव्यापी नेता नहीं है। नोबडी इज अ नेशनल लीडर। चलिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। बीजेपी शिवसेना गठबंधन टूटा क्योंकि?
उद्धव ठाकरे का अहंकार। बीजेपी के लिए पोलराइजेशन पॉलिटिक्स। कभी की नहीं और नहीं करेंगे। राजनीति में परिवारवाद। बंद होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। बीजेपी मराठा आरक्षण के फेवर में है। बीजेपी ने ही मराठा आरक्षण दिया था और इस बार भी दिया है। एनडीए की बहुमत से ज्यादा 400 सीटें चाहिए क्योंकि देश में मोदी जी ने बताया है क्रांतिकारी फैसले करने। जैसे मोदी जी बताएंगे। चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री होती है क्योंकि जब विपक्ष इस तरह की बात करता है तो एंट्री होने वाली है। शिवसेना क्यों टूटी? उद्धव ठाकरे के अहंकार के कारण, उनकी अति महत्वाकांक्षा के कारण और बेटे के प्रति प्यार के कारण। एनसीपी में टूट हुई क्योंकि वही रीज़न है, शरद पवार जी अपने भतीजे को छोड़कर अपनी बेटी को पार्टी सौंपना चाहते थे। आदित्य ठाकरे राजनीति में नए हैं और बीजेपी सत्ता में आई तो इस देश का कल्याण करेंगे। शुक्रिया देवेंद्र फडणवीस जी, आपने अपनी पूरी चुनावी सभाओं के बीच और इतने थके होने के बावजूद भी समय दिया और तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी और दिल से बात की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक